ज़ाहिदा प्लीज़ तुम मत रो। मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। मैं अपने बच्चों को ऐसे ही भूखा थोड़ी रहने दूँगा। बस तुम मुझे कुछ दिनों का वक्त दो। मैं दोबारा से कोई नौकरी ढूँढने की कोशिश करता हूँ। पिछले 1 महीने से मेरी नौकरी चली गई थी। हमारे घर में खाने-पीने के लाले पड़ गए थे। मेरे 2 मासूम बच्चे भूख से बिलक रहे थे मगर उनके दूध के पैसे भी मेरे पास नहीं थे। मैं ज़ाहिदा से कह रहा था कि जाके अपने भाई से उधार ले आओ, मैं बाद में चुका दूँगा। मगर वो रो रही थी और कह रही थी कि मैं तो अपने सारे ख़ानदान में उधार मांगने वाली मशहूर हो गई हूँ। अब तो मुझे कोई उधार भी नहीं देता। हर कोई बातें बनाता है, सब आपको बुरा भला कहते हैं। कहते हैं कि आप कमाते नहीं। मैं आप पे ये इल्ज़ामात नहीं सुन सकती। लोग क्या जाने कि आपकी तो किस्मत ही ख़राब है। नौकरी मिल नहीं रही। वो रोते हुए कहने लगी थी। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया। हमारा 5 साल का बेटा ज़मीन पे टांगें रगड़ रगड़ के रो रहा था और खाना मांग रहा था। 3 साल की बेटी जो जाहिदा की गोद में थी, वो भी भूख की वजह से रो रही थी। वो तो सिर्फ दूध पीती थी और उसके दूध के पैसे तो दूर की बात, मेरे पास तो आटे के पैसे भी नहीं थे। गर्ज के मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। अब मैं जाहिदा से कुछ नहीं कह रहा था। मैं अपना सर पकड़ के बैठा था। वो बेचारी ठीक ही तो कह रही थी। इतनी मर्तबा वो अपने भाई से पैसे मांग के आ चुकी थी। अब उसे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं क्या करता, मेरा तो कोई बहन भाई भी नहीं था, ना माँ बाप। मैं बस अकेला ही था और एक उसी घर का आसरा था। मैं हर वक्त शुक्र अदा करता कि शुक्र है कम से कम घर तो अपना है। जैसा है, छोटा है, टूटा फूटा है, लेकिन अपना है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता था जिनके घर भी किराए के थे और उनकी नौकरियां भी चली गई थीं। तो मुझे एहसास था, लेकिन उस एहसास का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकता था। मर्द होने के बावजूद भी मेरी आंखों में नमी आ गई थी और दिल खून के आंसू रोने लगा था। दिल था कि फटने को था। दिल चाह रहा था कि बस खुदकुशी कर लूं। मुझसे जाहिदा का ये रोना देखा नहीं जा रहा था। जाहिदा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस आखिरी मर्तबा कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर दो। भले किसी दोस्त से मांग के देख लो या किसी हमसाई से। मैं वादा करता हूँ मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। अब मैं क्या करूँ, मेरी नौकरी चली गई है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ जो जल्दी किसी दूसरी नौकरी पे लग जाऊँ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ के कहा तो उसने बच्ची को गोद से निकाल के चारपाई पे रखा और मेरे हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहने लगी कि हबीब, आप मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं अनपढ़ हूँ, सारा दिन घर पे बैठी रहती हूँ। अगर मैं मोहल्ले की ख़वातीन कोई तरह पढ़ी लिखी होती तो मैं भी आपकी मदद करवा देती। वो अपना रोना रोने लगी थी। वो हर वक्त ही यही कहती थी कि माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं इसलिए मैं किसी काबिल नहीं और मैं अपने बच्चों की सही तरबियत भी नहीं कर पाऊंगी। वो शुरू से खुद को कोई अहमियत नहीं देती थी, हालांकि वो बहुत अच्छी थी। बच्चों को अच्छे से संभालती थी, घर को भी और मेरा भी ख्याल रखती थी। जाहिदा छोड़ो इन बातों को। अब बताओ हमें क्या हल निकालना है। कुछ दिन तो मुझे नई नौकरी ढूंढने में लग जाएंगे। इस दौरान हम क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमने तो कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था और आज भी दोपहर का वक्त हो गया था और बच्चे सुबह से भूख से तड़प रहे थे। मैं अपने कई दोस्तों को कॉल कर चुका था मगर वो बेचारे भी मेरी तरह के गरीब ही थे। हर किसी का अपना घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था, तो मेरी मदद कहाँ से करते? अब मेरी सारी उम्मीदें जाहिदा से वाबस्ता थीं। फिर वो कहने लगी कि ठीक है, मैं पड़ोसन से उधार मांग के देखती हूँ। है तो वो बड़ी ही घुमंडी औरत, पता नहीं क्या कहे, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं ज़रूर बात चलाऊंगी। वो एक एक चादर ओढ़ के घर से निकलने लगी तो मैंने उससे कहा कि अभी तो दोपहर बहुत तेज़ हो गई है, तुम ऐसा करना थोड़ी देर तक चली जाना। ये ना हो कि वो लोग सो रहे हों। लेकिन वो कह रही थी कि मैं बच्चों के लिए तड़प रही हूँ। मैं उन्हें यूँ तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं जल्द से जल्द कुछ न कुछ इंतज़ाम करके आती हूँ, तभी मुझे सुकून मिलेगा। वो ये कह के चली गई और मैं अपनी 3 साल की बेटी को गोद में उठाकर इधर से उधर चलने लगा था। मैंने उसके मुँह में फीडर दिया हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था और वो भी आम नलके का पानी। इतनी गर्मी में हमारे पास ठंडा पानी भी नहीं था। मेरा बेटा बेचारा ज़मीन पे रोते-रोते वहीं पे सो गया था और मैंने उसे वहाँ से उठा के चारपाई पे सुलाने की ज़हमत भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो उठ ना जाए। मेरी आँखों में आँसू थे और मैं कमरे में इधर से उधर टहलता जा रहा था। दिमाग फट रहा था कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद जाहिदा भी आंखों में आंसू लिया और हाथ में 2,000 रुपए लेके आ गई। आते साथ ही मुझसे कहने लगी कि ये लें पैसे, जाके कुछ ना कुछ ले आए। इसके बाद मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ कि क्या हुआ। मैं वो पैसे लेके गली में आ गया और मोहल्ले के किराने स्टोर से ही ज़रूरत का सामान लेके 5 मिनट के अंदर घर पहुँच गया। सबसे पहले जाहिदा ने बच्चों को खिलाया पिलाया, इसके बाद ही उसने मेरे लिए खाना बनाया। हम दोनों मियाँ बीवी आंखों में आंसू लिए वो रोटी के निवाले खा रहे थे। उसे बस एक ही रोटी बनाई थी जो हमने आधी आधी खा ली,
کیونکہ ابھی ہمیں اور بھی بہت سارے دن انہی پیسوں کے ساتھ گزارنے تھے۔ میں آٹا اور دال لے کے آیا اور ساتھ میں بچوں کے لیے دودھ بھی لے آیا۔ زاہدہ آپ بتاؤ، کیا وہ عورت پیسے نہیں دے رہی تھی؟ تو مجھ سے کہتی نا کہ ہم بہت جلد لوٹا دیں گے۔ کھانا کھاتے ہوئے جب میں نے زاہدہ سے کہا تو وہ کہنے لگی، اسے پیسے تو دے دیے، وہ بھی بڑے آرام سے، لیکن اس سے مجھے ایسی ایسی باتیں سنوائیں کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم جیسے غریب لوگ پہلے بچہ پیدا کرنے پہ زور لگاتے ہو، اس کے بعد ادھار مانگنے کے لیے چل پڑتے ہو۔ بس میں اپنے بچوں کا صدقہ تمہیں دے رہی ہوں، مجھے دوبارہ یہ پیسے واپس مت کرنا۔ یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کی کوئی بد دعا مجھے لگ جائے کہ میں تم سے ادھار واپس لے رہی ہوں۔ بس اپنے میاں سے یہی کہنا کہ اب اور بچے پیدا نہیں کرنے، ورنہ تو تم لوگ سڑک پہ آ جاؤ گے۔ اس نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں جو میں آپ سے نہیں کر سکتی۔ جب زاہدہ نے یہ کہا تو میرا دماغ کھولنے لگا۔ آخر ایک ادھار مانگنے پہ وہ ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کیسے کر سکتی تھی؟ ہمارے 2 ہی تو بچے تھے، کوئی 10 بچے تو نہیں تھے جو وہ ہمیں ایسی باتیں سنا رہی تھی۔ اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس میں کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد زاہدہ بھی سو گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اتنے دنوں سے نیند ہی نہیں آئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے۔ پھر اچانک سے مجھے یاد آیا تو کچھ روز پہلے میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ان کے محلے میں کسی کام والی عورت کی ضرورت ہے، مگر زاہدہ کو میں کام کے لیے نہیں بھیج سکتا تھا، وہ میری بیوی تھی، میری عزت تھی، میں کیسے اسے لوگوں کے گھروں میں بھیج سکتا تھا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی اسی گھر پہ جا کے کام کر لوں گا۔ میں نے اپنے دوست سے ایڈریس لیا اور شام کو اس گھر پہ پہنچ گیا۔ نارمل سا گھر تھا، شاید کسی سرکاری ملازم کا تھا جس کی بیوی بھی ملازمت کرتی تھی، اسی لیے گھر کے کام کے لیے کسی کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے مجھے کام پہ رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے ہمیں اپنے گھر کے کام کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے، ہم مرد کو نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں سارے کام اچھے سے کر لوں گا اور ادھر ادھر آنکھیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا، مگر اس مرد نے مجھے جھڑک کے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، زاہدہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بنا، کہیں کام ملا؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا کے کہا کہ نہیں، کوئی کام نہیں ملا، لیکن میں دوبارہ کل کام کی تلاش پہ جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ اس واقعے سے میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ کوئی بھی مجھے اپنے گھر پہ کام پہ نہیں رکھے گا۔ ہر کوئی کسی عورت کو ہی رکھنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ میں عورت بن جاؤں؟ یہ ٹیلنٹ تو میرا بچپن سے تھا کہ میں عورتوں کی آواز بڑے آرام سے نکال لیتا تھا۔ کبھی کبھی میں زاہدہ سے بھی عورت کی آواز میں بات کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ آپ بالکل بھی نہیں پہچانے جا رہے کہ آپ ایک مرد ہیں۔ میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں دوبارہ سے اسی گھر تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے کسی اور گھر کی تلاش تھی جہاں میں نئے سرے سے عورت بن کے جا سکتا، اور اگلے دن سے میں نے یہ تلاش شروع کر دی۔ اپنے ایک دوست کے توسط سے مجھے ایک بہت بڑے گھرانے میں کام کی آفر ہوئی۔ آج میں وہاں پہ جا رہا تھا۔ میں نے زاہدہ کے کپڑے پہن لیا اور منہ پہ کلین شیو کر لیا، اور آواز میری پہلے ہی عورتوں جیسی تھی۔ جب میں ایسا بن کے کمرے سے باہر نکلا تو بچے تو سمجھ ہی نہ پائے کہ میں ان کا باپ ہوں، لیکن زاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت میرا دل پھٹ رہا ہے، آپ اپنی مردانگی ختم کر کے ہمارا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ میں نے روتے ہوئے زاہدہ کو گلے سے لگا لیا تھا اور کہا کہ تم بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، میں دل سے یہ کام کروں گا، بس تم نے دعا کرنی ہے کہ انہیں میرا کام پسند آ جائے اور مجھے کام پہ رکھ لیں۔ آج میں پہلی مرتبہ جا رہا تھا، اس لیے ڈر بھی رہا تھا کہ نہ جانے وہ امیر لوگ مجھے کام پہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جہاں پہ میں 15 منٹ کے اندر ہی رکشے پہ پہنچ گیا۔ میں نے عورتوں والی چال چلنے کی کوشش کی، مگر چال میری تھوڑی تھوڑی مردانہ لگ رہی تھی، لیکن روپ بالکل زنانہ تھا۔ میں نے ہلکی ہلکی سی لپسٹک ہونٹوں پہ لگا لی تھی تاکہ میرے ہونٹوں کا اصلی کلر چھپ جائے۔ بال میرے مردانہ تھے، اس لیے میں نے سر پہ دوپٹہ اچھے سے جما رکھا تھا۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کے یہ کہہ سکتا تھا کہ میں ایک مکمل عورت ہوں۔ جب میں اندر پہنچا تو 2 میاں بیوی صوفے پہ بیٹھے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ میاں بڑی عمر کا تھا اور عورت تھوڑی کم عمر تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ یہیں بیٹھ جاؤ۔ میں زمین پہ بیٹھنے لگا تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ کرسی پہ بیٹھو، ہم اپنے ملازمہ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ وہ عورت مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنی ملازمہ سے اس طرح بات کر رہی تھی، اور یہیں سے ہی تو لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ عورت تو ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی، مگر وہ مرد جو اس کے پہلو میں بیٹھا دانت نکال کے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور اس کی نگاہیں میرے پیر سے لے کے سر تک جا رہی تھیں، مجھے بڑا ہی عجیب اور ٹھرکی قسم کا لگ رہا تھا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ دراصل میں کام کرتی ہوں اور سارا دن گھر سے باہر رہتی ہوں، میرے 2 بچے ہیں، تم نے انہی کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس عورت کی بات سن کے میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا مجھے گھریلو کام ہی کرنے ہوں گے،
लेकिन मैं मना नहीं कर सकता था। मैं अपने घर पे भी तो अपने बच्चों को संभाल लिया करता था, तो यहाँ पे भी मैं बड़े अच्छे से संभाल सकता था। मैंने औरतों वाली आवाज़ निकाल के कहा, बीबी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपके दोनों बच्चों को बिल्कुल आपकी तरह संभालूंगी। आपने फिक्र नहीं करनी, बस मैं दुखियारी औरत हूँ, मुझे काम पे रख लें। मैंने कहा तो वो कहने लगी, ठीक है, ज़्यादा बातें मत बनाओ और जाओ किचन में। मैं अपने लिए फ्रिज से जूस निकाल के पी लो, और इसके बाद मैं तुम्हें बच्चों के कमरे में ले जाऊंगी। किचन में मुलाजमा भी होगी, वो तुम्हारी मदद कर देगी। खाना वगैरह वही बनाती है, बस तुमने सिर्फ बच्चों को देखना है। उस औरत की बात सुन के मैं किचन की तरफ चल दिया, जहाँ पे एक मुलाजमत दरवाजे पे खड़ी मुझे देख रही थी। वो भी अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मगर कोई भी यहाँ पे मुझे पहचान नहीं पाया था, और मुझे इस चीज़ का पूरा कॉन्फिडेंस था कि कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। सारा मेरी आवाज़ का कमाल था। और फिर जाहिदा के कपड़े मुझ पर खूब जच रहे थे। उसकी और मेरी कदो-कामत एक जैसी थी, इसलिए उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे कि मेरे अपने ही हों। मुलाज़िमा ने मुझे जूस बना के दिया, और उसे पीने के बाद जब मैं दोबारा उसी हॉल में आया तो वो औरत उठ खड़ी हुई और मुझे बच्चों के कमरे में ले गई। उसकी बेटी भी तकरीबन मेरी बेटी की उम्र की थी, लेकिन बेटा थोड़ा-सा बड़ा था। उसे मुझे बच्चों के नाम वगैरह बताए और फिर बताने लगी कि वो किस तबीयत के मालिक हैं और क्या-क्या खाते हैं। वो कह रही थी कि मुलाज़िमा खाना बना देगी, बस खिलाना तुमने है, और मेरी गैर मौजूदगी में उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोने देना। उनकी हर बात माननी है। तुमने उनका अच्छे से ख़्याल रखना है, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह और भी ज़्यादा बढ़ा दूँगी। उसने पहले जो मुझे तनख्वाह बताई थी, वो कह रही थी कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो वो और भी बढ़ा देगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मेरी खुशी मेरे चेहरे से दिखाई दे रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मेरी खुशी मेरे चेहरे से दिखाई दे रही थी। और फिर जब शाम के 8 बजे मैं घर पहुँचा तो मैं खाली हाथ नहीं था। मैं यहाँ से बचा हुआ खाना भी लेके गया था। मुझे देख के ज़ाहिदा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे हाथ में वो खाने के डिब्बे देख के कहने लगी, लगता है कि उन्होंने आपको कुछ खाने का दिया है। मैंने उससे कहा, हाँ, इसमें अच्छे-अच्छे खाने हैं। तुम इसे किचन में ले जाओ और बर्तनों में निकाल लो। मैं जब तक कपड़े बदल के आता हूँ। ये ना हो कि बच्चे देख लें और फिर परेशान हो जाएं। मैं कमरे में आ गया था। बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे थे। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किया और बच्चों के कमरे में पहुंच गया। तो मुझे देख के कहने लगे, बाबा आप कहाँ हैं? आप सारा दिन घर पे नहीं थे। सुबह हमारे घर में एक आंटी भी आई हुई थी, जिन्होंने अम्मी के कपड़े पहन लिए थे और फिर वो चली गई। जब मेरे बेटे ने ये कहा तो मेरी हंसी निकल गई, और मैंने उससे कहा, बेटा तुम इन चीज़ों पे ध्यान ना दिया करो, बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दिया करो, और चलो बाहर चल के खाना खाते हैं। आज तुम्हारी अम्मी ने बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है। हम सब के सब किचन में पहुंच गए। खाना वाकई में लजीज था, और मैं खुश था कि अब तो मेरे बच्चों का पेट उन्हीं तरह के मज़ेदार खानों से भरता रहेगा। बच्चों को कमरे में छोड़ने के बाद मैं और जाहिदा सहन में इधर से उधर टहल रहे थे। मैंने उसे सारे दिन की कहानी बताई थी। बस एक बात छुपा ली थी, और वो थी उस मर्द की नीयत, जिसे मैंने औरत के रूप में भांप लिया था। क्योंकि उस वक्त मैं एक औरत बना हुआ था, और मैं समझ सकता था कि उसकी नज़रें मेरे जिस्म के आर पार हो रही हैं। ज़ाहिदा बहुत खुश थी, बस थोड़ी उदास थी कि आपको औरत बन के जाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो खुश था कि मैं अपने बच्चों के लिए कमाने लगा हूँ। मैं जानता था कि अब मुझे कोई और नौकरी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी। मुझे इसी तरह के ही काम मिलने थे, और मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। वैसे तो मैं हर वक्त ही शुक्र अदा करता रहता था, क्योंकि अम्मा अब्बा ने मुझे बचपन में यही सिखाया था कि बेटा, जैसे भी हालात हों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज तक मेरी वो आदत बरकरार थी। अभी वक्त यूं ही गुजरता गया। दूसरे से तीसरा दिन भी हो चुका था। आज चौथा दिन था, दोपहर का वक्त था। मैंने बच्चों को नहला के कपड़े पहना दिए, और वो लोग अपने कमरे में खिलौनों से खेल रहे थे, और मैं भी वहीं पे फर्श पे बैठा उन्हें खेलता हुआ देख रहा था। मैं उन्हें देख देख के अपने बच्चों को याद कर रहा था कि काश मेरे बच्चों के पास भी ऐसे खिलौने होते, और वो भी इसी तरह बड़े मज़े से खेल रहे होते। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला, और वो मर्द अंदर आता दिखाई दिया, जिसे मैं साहब जी कहता था। साहब जी, क्या आपको कोई काम है? मैंने औरतों वाली आवाज़ में कहा, तो वो कहने लगा, नहीं, काम तो कोई नहीं है। तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बच्चे आराम से खेल रहे हैं तो तुम बाहर आकर कोई और काम करो। ये मतलब नहीं है कि अगर बच्चों का कोई काम नहीं है तो तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी रहो। वो गुस्से से बोले तो मैं जल्दी जल्दी ज़मीन से खड़ा हो गया और उनके सामने नज़रें झुका ली। साहब जी, आप बताएं क्या काम है? मैं सारे काम कर दूंगी, बस मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। हर वक्त मुझे यही धड़का लगा रहता कि कहीं किसी गलती पे वो मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मैंने ये बात भी औरतों वाली आवाज़ में कही थी। मैं जब भी बात करता तो औरतों वाली आवाज़ निकालता। फिर वो कहने लगा, चलो जाके किचन में मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ। मुलाजमा को तो चाय बनाने का तरीका ही नहीं आता।
आज देखते हैं कि तुम कैसी चाय बनाती हो। अगर तुमने चाय अच्छी बनाई तो तुम्हें इनाम भी दूंगा। वो ये कह के वहाँ से चले गए और मैंने भी किचन की तरफ दौड़ लगा दी, जहाँ पे मुलाजिमा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मैं चाय बनाने लगा तो वो कहने लगी कि ये मेरा काम है। तो मैंने उससे कहा, मुझे साहब जी ने कहा है। तो वो अजीब नज़रों से देखते हुए बोली कि तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अमीर मर्दों पे डोरे डालने लग जाती हो। अपनी हद में रहो। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं मैडम को बता दूंगी। उस औरत ने जब मुझे ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो मेरी आंखों में नमी आ गई। मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? मैं इतनी मुखलिसी के साथ अपना काम कर रहा था और वो उस घटिया मर्द की नज़रें मुझ पे महसूस करके मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रही थी। मैंने उससे कहा, खाला, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मेरे अपने भी बच्चे हैं और मैं उनके साथ खुश हूँ। साहब ने कहा तो ही मैंने चाय बनानी चाहिए, क्योंकि मैं तो उनकी मुलाजिमा हूँ। मैं काम से इनकार नहीं कर सकती। मैं ये कह के चाय बनाने लगा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर साहब जी की नज़रें मुझ पे बढ़ती गईं तो ना जाने क्या होगा। ये ना हो कि मैं यहाँ से भी काम से हाथ धो बैठूं। चाय बनाने के बाद जब मैं साहब जी के कमरे में गया तो वो सोफे पे लेटे हुए थे। मुझे देख के वहाँ से उठ बैठे। उन्होंने सिर्फ बनियान डाली हुई थी, कमीज़ नहीं थी। मैं नज़रें झुकाए हुए था। मैं ऊपर नहीं देख रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने ऊपर देखा तो वो और भी ज़्यादा ठरकी होने लगेंगे। भले ही मैं मर्द था, मुझे कोई शर्म नहीं थी। मेरे सामने एक मर्द ही तो था, लेकिन उस वक्त मैं तो उसके सामने औरत था। मैंने चाय उनके सामने टेबल पे रख दी और जैसे ही पलटने लगा तो उन्होंने मुझे आवाज़ दे के रोक लिया। मैंने यहाँ पे अपना नाम बिल्किस बताया था। वो कह रहे थे, बिल्किस मेरी बात सुनो, तुम क्यों जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने का तो नहीं कहा। उनके कहने पे मैं रुक गया। मैं नज़रें झुकाए उनके सामने खड़ा था। फिर वो अपनी जगह से उठे और मेरा हाथ पकड़ने लगे तो मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़वा लिया। अरे, डर क्यों रही हो? तुम्हारी मैडम घर पे नहीं है, बस मैं तुमसे बात करना चाह रहा था कि आखिर तुम कहाँ से आती हो? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? शौहर क्या करता है? वो मेरे बारे में पूछने लगे थे। मैं हाथ छुड़वा के थोड़ा दूर खड़ा हो गया था। साहब जी, मेरे 2 बच्चे हैं, शौहर नशई है, इसलिए मुझे काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। मैंने कांपते हुए कहा था। मेरी आवाज़ भी कांप रही थी, हालांकि मैं मर्द था और उसकी इस हरकत से मैं कांपने लगा था। तो मैं सोच रहा था कि जिन खवातीन के साथ ये होता है वो बेचारी कितनी डर जाती होंगी, और उल्टा लोग भी फिर उन्हीं खवातीन पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यही ख़राब है और जिन्होंने माशरे को ख़राब कर रखा है। साहब जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बच्चों के पास चली जाऊं। पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। ये ना हो कि आपस में लड़ रहे हों। मैंने ये कह के वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उस घटिया आदमी ने आगे बढ़ के फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, बिल्किस, इतनी भी क्या जल्दी है? 2 घड़ी मुझसे बात कर लिया करो। तुम तो हर वक्त ही भागती रहती हो। अगर यही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से फारिग कर दूंगा। जैसे ही उसे खबासत भरी मुस्कुराहट के साथ ये कहा तो मैं थूक निकल के रह गया। साहब जी, मेरा हाथ छोड़ दें, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। ये कह के मैंने फिर से अपना हाथ छुड़वा लिया तो वो कहने लगा, अच्छा अच्छा, जाओ यहाँ से, मैं जानता हूँ तुम जैसी औरतों को। तुम जैसी औरतें बड़ी पाक दामन बनती हैं, लेकिन सारा ध्यान तुम लोगों का हमारी दौलत और हम पे ही होता है। तुम भी आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आ जाओगी। उसकी घटिया बातें मेरा खून खौलाने के लिए काफ़ी थीं। मैं वहाँ से बच्चों के कमरे में आ गया और आते साथ ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। बच्चे अपने खेल में मगन थे। वो नहीं जानते थे कि मैं उनकी पीठ पीछे खड़ा आंखों में आंसू लिए ये सोच रहा हूँ कि इस माशरे में औरत का जीना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मेरे दिल में अब ये डर मज़ीद गहरा होता जा रहा था कि अगर उस शख्स से अपनी ये कोशिशें जारी रखीं और मुझ पर डोरे डालता रहा तो पता नहीं क्या होगा। आखिर मैं कब तक उसका ये रवैया बर्दाश्त कर सकता था? वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। मालिकन से मेरी मुलाकात कम ही होती थी। सुबह जब मैं आता था तो वो काम पे जा चुकी होती थी और जब मैं यहाँ से जाता था तो अभी तक वापस नहीं आई होती थी। अगला दिन इतवार का था, आज वो घर पे थी। उन्होंने मुझसे बच्चों के कमरे की अलमारियाँ ठीक करवाईं, बच्चों के और भी बहुत सारे काम करवाए। कह रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम ठीक से काम नहीं करती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे किसी और को रखना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मैं उनके पैर पकड़ के बैठ गया। बीबी जी, ऐसा मत कहें, आपको नहीं पता मैं अपने घर का गुजारा चला रही हूँ। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरे बच्चे जी नहीं पाएंगे। मैंने रोते हुए उनके कदम पकड़ लिए थे। वो कहने लगी, अरे अरे, तुम तो इतनी ज़्यादा जज्बाती हो गई हो। मैंने इस तरह बात नहीं की, मुझे तुम्हारा काम ठीक लगता है। बस कभी ना कभी तुम डंडी मार जाती हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बच्चों के काम करने नहीं आते। वो ठीक ही तो कह रही थी, मैं भी तो एक कोशिश ही कर रहा था। मैं कहाँ बच्चों के काम करता था, बस आजकल ही सीख रहा था। अभी वक्त यूं ही गुजरता गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था।
مجھے اپنی عزت غیر محفوظ لگتی تھی۔ میں نے آج تک کبھی بھی زاہدہ سے یہ بات نہیں کی تھی۔ میں جب بھی کبھی گھر جاتا تھا تو وہ مجھے پریشان دیکھ کے پوچھتی تھی کہ آخر آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں بس یہی کہتا کہ کام کی وجہ سے تھک جاتا ہوں، باقی کوئی بات نہیں۔ میرے بچے خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے۔ میری بیوی بھی اب خوش رہنے لگی تھی اور ہر مہینے میں اسے ایک سوٹ بھی دلاتا تھا جو میں پہلے کبھی بھی نہیں دلا پاتا تھا۔ غرض کہ میرے بیوی بچے خوش تھے، اس لیے میں بھی خوش رہنے کی ایکٹنگ کر لیا کرتا تھا، مگر میں خوش نہیں تھا۔ ہر روز مجھے خوف ستاتا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو میری روزی ختم ہو جائے گی۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی ہی ختم کر لوں گا، کیونکہ میں دوبارہ سے بے روزگاری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ مالکن اب بھی واپس نہیں آئی تھیں اور ابھی میرے جانے میں بھی کافی وقت تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج صاحب نے مجھ پہ یا میری عزت پہ ڈورے ڈالے تو میں ان سے سچ بول دوں گا، کیونکہ ان کی گندی نظریں میں اپنے جسم پہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ اتنی گندی بات کرتے۔ ایک مرد ہونے کے ناطے بھی میں حیران ہو جاتا کہ آخر وہ ایک عورت سے ایسی ویسی بات کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بیچاری ایک ملازمہ سے جو قسمت کی ماری ان کے گھر پہ کام کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ شام کو جب انہوں نے مجھ سے چائے بنانے کا کہا تو میں چائے لے کے لان میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگے اب تم نے یہاں سے جانا نہیں، میرے سامنے کھڑی رہو، میں تمہیں دیکھ کے چائے پینا چاہتا ہوں، تم واقعی میں بڑی خوبصورت ہو۔ ان کی اس بات پہ میں سوچنے لگتا تھا کہ کیا واقعی وہ اتنے اندھے ہیں کہ انہیں ایک عورت کی نزاکت اور مرد کی مردانگی نظر نہیں آتی؟ بھلے ہی میں جتنا بھی عورت بن لوں مگر مجھ میں عورت جیسی نزاکت تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنی گھٹیا اور غلیظ سوچ کے مالک تھے کہ ایک بدصورت عورت پہ بھی ڈورے ڈال رہے تھے۔ میں اس حلیے میں ایک بدصورت عورت ہی لگتا تھا۔ چائے ختم ہونے کے بعد میں برتن لے کے کچن میں آ گیا۔ ملازمہ کو نہ جانے مجھ سے کیوں اللہ واسطے کا بیر تھا۔ دراصل مالک اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اور مجھ سے باتیں کرتے تھے، اسی لیے اسے جیلسی فیل ہوتی تھی، اور وہ تھی بھی انہی کی طرح کی خاتون جو سب کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر اسے یہ سب میسر نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ مالک سارا دن گھر پہ بے روزگاروں کی طرح پڑے رہتے ہیں اور مالکن سارا دن گھر سے باہر ہوتی ہیں۔ ایک دن میں نے سوچا باتوں ہی باتوں میں مالکن سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ کون سا کام کرتی ہیں اور مالک کیوں نہیں کرتے۔ آج پھر سے اتوار تھا اور مالکن گھر پہ ہی تھیں۔ وہ جب بھی گھر پہ ہوتی تھیں تو وہ زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ گزارتی، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا۔ مالکن، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ برا نہ مانے تو؟ میں نے کہا تو وہ کہنے لگی کہ ہاں ضرور پوچھو، کیا بات ہے بلقیس؟ آج کل تم مجھے کچھ گھبرائی سی لگتی ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہاں پہ کوئی پرابلم ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گی۔ مالکن، وہ بس پوچھنا یہ تھا کہ آپ کون سا کام کرتی ہیں؟ مطلب آپ سارا دن گھر پہ نہیں ہوتی اور مالک سارا دن گھر پہ ہوتے ہیں، تو بس مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں تو مجبوری میں کام کر رہی ہوں، میرا شوہر نشئی ہے، اس لیے مجھے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا تو مالکن نے مسکراتے ہوئے کہا بلقیس تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمارا معاشرہ یہی سوچتا ہے کہ ایک مرد کو باہر نکل کے کمانا چاہیے اور عورت کو گھر پہ رہ کے بچے سنبھالنے چاہیے، مگر میں اپنے شوق سے یہ کام کرتی ہوں۔ مجھے بزنس کا شروع سے شوق تھا اور میں نے شادی کے اگلے روز سے ہی بزنس سنبھال لیا تھا، اور یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے صاحب کام نہیں کرتے، وہ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، وہ سارا دن لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں اور میں آفس میں جا کے، کیونکہ مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے۔ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں، لیکن کبھی کبھی میں بھی تھک جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ گھریلو خواتین کی طرح گھر پہ بیٹھے بچوں کو سنبھالوں، لیکن پھر میری خواہشات امٹ ڈمٹ کے باہر آتی ہیں کہ جو میں نے سوچا تھا میں بزنس وومن بنوں گی تو میں وہ بن کے رہوں گی۔ جب انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہی تو میں ساری بات سمجھ گیا۔ میں ان کی قسمت پہ رشک کرنے لگا کہ کتنی اچھی عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ بھی اچھی ہے، گھر آ کے بچوں کو بھی سنبھال لیتی ہے، پھر صبح کام پہ بھی چلی جاتی ہے۔ شاید لوگوں کے نصیب ہی اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ آج کا سارا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن دوپہر کو میں بچوں کے ساتھ کمرے میں تھا۔ مالک وہیں آ گئے اور بچوں سے کہا تم لوگ باہر جا کے کھیلو، مجھے تمہاری آیا سے کوئی بات کرنی ہے۔ بچے بہت معصوم تھے، وہ باہر نکل گئے، مگر میں ڈر رہا تھا کہ آج نہ جانے یہ گھٹیا انسان کون سی حرکت کرے، لیکن انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، بس اپنی جیب سے 10,000 نکال کے میری ہتھیلی پہ رکھے اور کہا اس سے اپنے لیے کوئی اچھے سے کپڑے خرید لینا، تم اچھے کپڑوں میں مجھے اور بھی زیادہ اچھی لگو گی۔ میں نے جب پیسے لینے سے انکار کیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہاں پہ کام کرنا چاہتی ہو تو تمہیں میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا، ورنہ آج یہ تمہارا اس گھر میں آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی دھمکیاں دیتے رہتے، حالانکہ مالکن نے مجھے رکھا تھا نہ کہ مالک نے، لیکن پھر بھی میں ڈر جاتا، کیونکہ وہ مالکن کے شوہر تھے اور مالکن ان کی یہ بات تو مان نہیں سکتی تھی، وہ مجھ پہ کوئی بھی الزام لگا سکتے تھے اور میں اس چیز سے بڑا ہی ڈرتا تھا۔
इसलिए मैंने वो 10,000 रुपये आराम से ले लिए। 10,000 रुपये देने के बाद वो कहने लगे कि ये मेरा तुम पे कोई एहसान नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारा हक है। तुम सारा दिन मेरे आगे पीछे फिरती हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरी आंखें ठंडी होती हैं, तो बस ये तुम्हारा इनाम ही है। इसे वापस लौटाने का कभी मत सोचना। मैं जो कहने लगा था कि इसे तनख्वाह से काट लीजिएगा, मैं खामोश हो गया और चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सा जाली। फिर वो वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद मैं ज़मीन पे बैठ के घुटनों में सर दे के रोने लगा। मैं यहाँ पे डिप्रेशन का मरीज़ बनता जा रहा था। अब मुझे लग रहा था कि मुझे ज़ाहिदा को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रह सकता था। मैं ज़हनी तौर पे बीमार होने लगा था। मैं ये सब चाह के भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब तो मुझे मेरे बच्चों का ख़्याल भी भूलता जा रहा था, जिसकी वजह से ये सब मैं कर रहा था। मैं ये सोचने लगा कि अब मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए ताकि मेरी इज़्ज़त महफूज रहे। आज जब मैं घर पहुंचा तो ज़ाहिदा की तबीयत ठीक नहीं थी। बच्चे खाना खा के सो चुके थे। मैं उसके पास बैठ के उसका सर दबाने लगा। वो कह रही थी, बस कर दें, आप सारा दिन के थके हारे आए हैं और अब मेरे काम करने लगे हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे काम करना अच्छा लगता है, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मेरी आवाज़ गीली थी, जिससे वो हैरान हो गई। फिर कहने लगी, क्या हुआ है आपको? मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि आप उलझे उलझे से रहते हैं, कोई बात भी शेयर नहीं करते। आखिर मसला क्या है? मैं थक चुकी हूँ आपका ये रवैया देखकर। आप क्या समझते हैं कि मैं खुश हूँ? मैं जानती हूँ कि मुझ पे क्या गुजर रही है। जब आप हर रोज़ मेरे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गैर महफूज हूँ। मेरा कोई शौहर नहीं। वो बिस्तर पे उठ बैठी और मेरा हाथ थाम के ये सब कह रही थी। ज़ाहिदा, आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसे बड़े गौर से सुनना। भले मुझे वहाँ पे काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन आज तक मैंने तुमसे ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई ताकि तुम परेशान ना हो। दरअसल वहाँ का जो सेठ है वो मुझ पे गंदी निगाह रखता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं एक औरत हूँ, और बस उसी की वजह से हर वक्त मैं परेशान रहता हूँ कि कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। अगर उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला तो साफ जाहिर है मेरा भांडा फूट जाएगा, और उस दिन मेरा उस घर में आखिरी दिन होगा। मैंने कहा तो ज़ाहिदा ने मुंह पे हाथ रख लिया और कहने लगी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो वाकई परेशानी की बात है, और अगर उसने आपको पकड़ लिया और वहाँ से निकाल दिया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। वो रोने लगी थी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र न करो, आज तक जैसे ये सब चलता आया है इसे मैं आगे भी चलाता रहूँगा। दिल ही दिल में मैंने सोच लिया था कि मैं उस धोखेबाज इंसान की भूख तो नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं उसे खुश तो रख सकता था। मैंने सोच लिया था कि बस उसके सारे काम करूँगा। जब वो कभी हाथ पकड़ेगा तो मैं हाथ नहीं छुड़ाऊँगा ताकि वो आगे ना बढ़े। मैंने यही सोच लिया, और वो भी दिल पे पत्थर रख कर। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। और आखिरकार अगला दिन भी आ गया। मैं सुबह सवेरे ज़ाहिदा के कपड़े पहन के चल पड़ा। ये सूट थोड़ा मुझे खुला खुला सा हो रहा था, क्योंकि ये ज़ाहिदा ने उस वक्त सिलवाया था जब वो हामला थी। उसका गला भी काफ़ी बड़ा था, जिससे मेरे सीने के बाल नज़र आ रहे थे, मगर मैं तो अच्छे से दुपट्टा लेटा था, इसलिए वो सब कुछ कवर हो गया। मैं अपनी मखसूस चाल के साथ जब बंगले में दाखिल हुआ तो वहाँ का माहौल ही बदला हुआ था। मालकन हमेशा की तरह घर पे नहीं थी, लेकिन साहब आज बच्चों के साथ लॉन में थे और वो सब गेंद से खेल रहे थे। आज साहब बड़े खुश लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मैंने नज़रें झुका ली। मैं चुपचाप वहाँ से जाने लगा तो वो कहने लगे, तुम कहाँ जा रही हो? बच्चे यहाँ पे हैं, यहीं पे रहो और आओ हमारे साथ खेलो, बच्चे खुश हो जाएंगे। मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ बॉल से खेलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद साहब ने बच्चों से कहा, तुम लोग अंदर चलो, अब धूप होने लगी है, अंदर चल के खेलो। मैं भी बच्चों के साथ अंदर आ गया और फिर दोपहर तक मैं बच्चों के साथ ही रहा। साहब मेरे सामने नहीं आए थे। वो ना जाने कहाँ थे, और मैं बस सारा दिन कलमा पढ़ता रहता कि कहीं मेरी असलियत सामने ना आ जाए। मगर मैं नहीं जानता था कि आज मेरा भांडा फूटने वाला है। दोपहर को मैं बच्चों के कमरे में था कि मुलाजमा बुलाने के लिए आई कि तुम्हें साहब बुला रहे हैं। तो मेरा दिल कांपने लगा। आज वो मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रहे हैं? कभी भी उन्होंने मुझे अपने कमरे में इस तरह नहीं बुलाया था। कांपते कांपते जब मैं वहां पहुंचा तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े बालों में कंघा फेर रहे थे। हालांकि आधा सर उनका गंजा था, बस थोड़े से ही बाल बचे हुए थे। बिल्किस, यहाँ आके बैठो, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने उनसे कहा, नहीं साहब, मैं आपकी मौजूदगी में सोफे पे नहीं बैठ सकती। मैं ज़मीन पे बैठने लगा, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा, चुपचाप वहाँ सोफे पे बैठ जाओ। मैं डर के सोफे पे बैठ गया। मेरा दिल फटने को था। दिल चाह रहा था कि यहाँ से भाग जाऊँ। ऐसा लग रहा था कि आज मेरी असलियत उनके सामने आने वाली है, और मुझे लग रहा था कि आज मेरे बच्चे फिर से भूखे रहने की आदत डालने लगेंगे। और फिर अपने आधे गंजे सर में कंघा मारने के बाद वो दरवाजे तक पहुंचे, और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो मैं जल्दी जल्दी सोफे से उठ खड़ा हुआ। साहब जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे बाहर जाने दें।
बच्चे मुझे बुला रहे होंगे। मैंने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सोफे पे गिरा दिया। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया ताकि मेरा गला उन्हें नज़र ना आ जाए, क्योंकि आज ही बदकिस्मती से मैंने ऐसा सूट पहना जिससे मेरे सीने पे बाल भी दिखाई दे रहे थे। मैं सोफे पे गिर चुका था और हाथ बांध लिए थे। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आए और मैं कांपती आवाज़ के साथ कह रहा था कि खुदा का वास्ता मुझे जाने दे, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं, आपको तो कोई भी मिल जाएगी। मैं रोते हुए कह रहा था, मगर वो मेरी कहाँ सुन रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ा के मेरे सीने से दुपट्टा खींचा तो मेरी आंखें खुद ब खुद खौफ से बंद हो गईं। और जब मैंने आंखें खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी मेरे सीने पे थीं, जहाँ से बाल दिखाई दे रहे थे। वो अपने मुंह पे हाथ रखे खड़े थे। उनकी आंखें इतनी खुल चुकी थी जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। शायद वो ये सब देख के इस पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैं जल्दी जल्दी सोफे से उठ खड़ा हुआ। मेरा दुपट्टा अब ना ही मेरे सर पे था और ना ही सीने पर। दुपट्टा उनके हाथ में था। मैंने उनके पैर पकड़ लिया। खुदा का वास्ता साहब, नौकरी से मुझे मत निकालें। मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सब कर रहा था। मैं औरत नहीं हूँ, लेकिन क्या करता, कहीं काम नहीं मिल रहा था तो बच्चों के लिए ये सब किया। मगर वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस चुपचाप मेरी बात सुन रहे थे। और फिर जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो वो कहने लगे कि तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुमने हमारे घर में औरत बन के रहने की कोशिश की है। उनकी ये बात सुन के ना जाने मेरे जहन में ख्याल कहाँ से आया कि मैंने भी उन्हें धमकी दे दी। मैं भी आपकी बीवी को बता दूंगा कि आप किस तरह मुझ पर डोरे डालते थे, और इसी तरह ही आपको मेरी असलियत मालूम हुई। मेरी बात सुनते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि इतने दिन यहाँ पे रहने के बाद मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि सारा बिजनेस मालकन के हाथ में है और वो ही उसे चला रही हैं। ये बस ऐसे निकम्मे निकट्ठू सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। मेरी ये बात सुन के वो खौफज़दा हो गए और कहने लगे, ये जुर्रत मत करना, तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उनकी कामती आवाज़ से महसूस कर लिया कि वो अपनी बीवी के सामने ये सच लाने से डर रहे हैं, तो उसी वक्त मैंने उनसे एक डील की। आप मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे। या तो मैं यहीं पे बिल्किस बन के रहूँगा, या फिर मैं दोबारा से मर्द बन के आऊँगा और आप मुझे अपने घर पे रखेंगे, वरना मैं आपका भांडा फोड़ दूँगा। मेरी तो नौकरी जाएगी, साथ में आपकी इज्जत भी जाएगी। अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरे जहन में कैसे ये बात डाली। वो खौफज़दा हो गए और फिर कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो तुम कभी भी मेरी बीवी के सामने ये सच नहीं लाओगे, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा सांस फूला हुआ था, दिल धक धक कर रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे। मैं इस बात में सर हिला के रह गया और फिर हमारे दरमियान यही डील हुई कि मैं औरत बन के ये काम करता रहूँगा और वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। फिर वो कहते भी कुछ नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि मैं एक मर्द हूँ। वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मैं आराम से अपना काम करता, लेकिन अब मेरा दिल खुद उस काम से उचाट हो चुका था। मैं और काम ढूंढने लगा। मुझे वहशत होती थी औरत के कपड़े पहन के यहाँ आने से। मैं ज़हनी तौर पे शदीद टेंशन का शिकार रहने लगा। मैं साथ साथ दूसरा काम ढूंढ रहा था। मैंने जायदा से ये नहीं कहा था कि ये सब हो चुका है। जिस दिन ही मुझे क्लर्क की नौकरी मिली, और वो भी परमानेंट, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया जिस पे 10 साल लिखा हुआ था। 10 साल से पहले ना ही मैं नौकरी छोड़ सकता था, ना वो मुझे निकाल सकते थे। उस दिन मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मालकन बड़ा कह रही थी, बिल्किस ना जाओ, तुमसे बच्चे अटैच हो गए हैं, तुम अच्छा काम करती हो। लेकिन मैंने भी कह दिया कि अब मैंने आपके पास काम नहीं करना, मैं अपने घर पे रहूँगी और हम घर से ही कोई काम किया करेंगे। मैं वहाँ से आ गया था और आके जब जाहिदा को सारी कहानी शुरू से आखिर तक बताई तो वो रोते हुए बोली कि आप बहुत अजीम शौहर हैं, आपने अपने बच्चों और मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेंगे। फिर अब बहुत अरसा बीत गया है, हमारा लाइफस्टाइल भी बदल गया है, क्योंकि अब मेरी तनख्वाह और भी ज़्यादा थी और ख़र्चा तो हमारा पहले जैसा ही था। इतना वक्त गुजरने के बाद भी आज भी जब मैं वो वक्त याद करता हूँ जब उस इंसान ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था, तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं उस वक्त को याद करके ये भी सोचता हूँ कि वो ख़वातीन जिनके पास सचमुच में ये सब होता है, वो बेचारी ये सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। वो तो जीते जी मर जाती होंगी। सच ही कहते हैं, जब इंसान के अपने साथ कुछ होता है तो तभी उसे दूसरों का एहसास होता है, जैसे अब मुझे उन ख़वातीन का एहसास हो रहा था जो बेचारी घरों से बाहर निकल के काम करती थी और ये सब फेस करती थी।